Welcome student. Welcome to ATP Star Super Learning Platform. My name is रितेश दहिया एंड इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। आज हमारा सेशन है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के ऊपर। तो पहले रे ऑप्टिक्स करेंगे और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जेई के एग्जाम के लिए। मेंस में इसका एटलीस्ट इन दो चैप्टर से आप 2 सवाल एक एक दोनों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही चैप्टर थोड़ा लंबे लंबे हैं, पर इसके टॉपिक्स हैं। आप उनके टॉपिक्स अगर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, फॉर्मूले उनके आते हैं, तो सवाल इसके यूजुअली आराम से बन जाते हैं। मेरी कोशिश रहेगी अगले 1-1.25 घंटे का जो हम रे ऑप्टिक्स का सेशन करेंगे उसमें 7 से 8 सवाल मिनिमम आपके मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, इंक्लूडिंग जो हमारी सारी थ्योरी है। मिस कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ यहाँ पे एक बार रिवाइज करवाऊंगा। स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी और लिखने का टाइम अपना सेशन के दौरान लिखने का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी टाइप करके लेके आया हूँ आपके लिए। नाउ इस सेशन को डोंट लुक एट इट फ्रॉम एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। कागज़ पेन साथ में लेके बैठें। जितने फॉर्मूले आएंगे साथ के साथ लिखते जाएं। आता है तो भी साथ के साथ लिखते जाएं। लिखे का अलग एरिया होता है ब्रेन में, और वहाँ पे आपके फॉर्मूले रजिस्टर हो जाएंगे। और उसके बाद जितने सवाल करेंगे तो जैसे कोई सवाल आए उस टाइम पे सवाल पढ़ के आप उसको पॉज कर दीजिए। मैं ऐसे हो जाऊंगा, उसके बाद आप सवाल को खुद सॉल्व करिए, फिर वीडियो प्ले करके उसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, दिस इज हाउ वी शुड डू इन लास्ट कपल ऑफ डेज। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, आप इस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे, ट्रू या फॉल्स? कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको रे और वेव ऑप्टिक्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता। लाइट जो है हम इसको ये कहते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल, जिसकी हम बात करते हैं। लाइट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो लाइट आपकी जब ऐसे ट्रेवल करती है तो जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तब हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स। और लाइट आपकी अगर ऐसे ट्रेवल करे किसी स्लिट या किसी ऐसे होल के थ्रू जिसके डायमेंशन उसके लैम्डा के कंपेरेबल में बहुत बड़े हैं, तो लाइट यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके ऐसे जाएगी और स्क्रीन पे जाएगी। नाउ यही सिनेरियो ऐसे हो जाए कि जो आपकी लाइट है ये सीधी ऐसे गई है आपकी, ये सिनेरियो ऐसा हो जाए कि ये आपका स्लिट और ये बहुत नैरो हो जाए, तो उस केस में लाइट यहाँ पे जाएगी और आगे जाके ऐसे फैल जाती है और स्क्रीन पे यहाँ पे आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं। डिफ्रैक्शन में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका वेव नेचर है। मैं अभी यहाँ जानबूझ के पूरा नहीं बता रहा हूँ, वेव उसमें ऑलरेडी पढ़ेंगे। बट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये छोटी क्लासेस में ट्रू था, बट इट्स नो लॉन्गर ट्रू। ठीक है, लाइट हमेशा जब 11-12 में पढ़ते हैं हम कहते हैं अगर ये किसी ऐसे स्लिट से या ऐसे होल से पास कर रही है जिसके डायमेंशन लाइट के कंपेरेबल है, लैम्डा के कंपेरेबल है, तो लाइट आपकी फैल जाती है। नाउ इट विल बिहेव एज अ वेव और यह वेव की तरह ट्रैवल करेगी। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स। ऑलराइट, रे ऑप्टिक्स के जो अपने टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम करते हैं 2 पार्ट में। एक आपका प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन, लाइट गई टकरा के वापस आई। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे आपके रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन जो होएगा उसके आपके ये फिनोमिना ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक बार दोनों को एक साथ देखते हैं कि ये अगर आपकी लाइट है मान लीजिए, और ये लाइट यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट है। नाउ अगर तो 99.999% लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो गई तो हम सिर्फ रिफ्लेक्शन का केस पढ़ेंगे। अगर आपकी 99.9999 लाइट आपकी रिफ्रैक्ट हो गई तो हम रिफ्रैक्शन का केस पढ़ेंगे। बट प्रैक्टिकली ये दोनों काम लाइट के साथ एक साथ होते हैं। अगर आप खिड़की के बाहर देख रहे हैं और आपको खिड़की के बाहर के पेड़ और वो गाड़ियाँ वो सब दिखाई दे रही हैं, उसका रीज़न रिफ्रैक्शन। और अगर आपको उसी खिड़की में अगर आप थोड़ा सा दूर खड़े हुए हैं अपनी धुंधली सी इमेज उस मिरर पे दिखती है, उसका रीज़न है रिफ्लेक्शन। तो प्रैक्टिकली दोनों एक साथ हो सकते हैं। हम अपने सिलेबस में अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले रिफ्लेक्शन है, उसके 2 पार्ट, प्लेन मिरर पे और कर्व्ड मिरर पे। उसका रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन पहले पढ़ेंगे हम प्लेन सरफेस पे, फिर उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपके स्फेरिकल सरफेस पे। सरफेस पहले प्लेन है, उसके बाद स्फेरिकल हो जाएगी, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। उसके बाद बात करेंगे आपकी स्फेरिकल सरफेस के बाद 2 पैरेलल स्लैब। अगर 2 पैरेलल सरफेस है जो एक दूसरे के है, उसमें लाइट पहले यहाँ आई फिर यहाँ से बाहर गई, उसको हम कहते हैं स्लैब। वही दोनों सरफेस अगर इंक्लाइंड प्लेन से हो जाएं उसको हम कहेंगे प्रिज्म। और वही अगर आपकी सरफेस है एटलीस्ट वन ऑफ देम आपकी कर्व्ड हो जाए तो उसको हम लेंस बोलते हैं। और अगर आपके बिल्कुल पास पास है और थिन है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे आपका थिन लेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्पर्शन की, कि लाइट आपकी फैल कैसे जाती है। प्रिज्म से जब वाइट लाइट अंदर गई तो 7 कलर अलग अलग बाहर आते हैं।
और डिस्पर्शन करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्हीं को ये सारे फिनोमेना यूज़ करके हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जिससे कि हम चीज़ों को, दूर की चीज़ों को पास करके देख सकें। छोटे छोटे बैक्टीरिया अमीबा हैं उनको एनलार्ज करके देख सकें हाउ दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, तो ये अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होएगा एंड दिस इज हाउ विल फिनिश अपना रे ऑप्टिक्स का चैप्टर। नाउ रे ऑप्टिक्स पे उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्शन की। सो बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन में हम ये कहते हैं कि आपकी एक लाइट आई और टकरा के यहाँ पे ऐसे गई, तो इस एंगल को हम आई कहते हैं, ये एंगल आपका आर हुआ। और इसमें हम कहते हैं कि आपके एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हम ये भी कहते हैं कि एंगल, ये जो आपकी रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपकी नॉर्मल, दे विल लाई इन द सेम प्लेन। तो आपके ऐसे ऐसे नहीं जाएंगे, दे विल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की थ्योरी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसी के ऊपर अगर आगे सवाल करें, सवाल जेई एडवांस का सवाल है। क्वेश्चन सेज अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन I/2 plus root 3 by 2 j cap is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along the direction I/2 minus root 3 by 2 j। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसके ऊपर इंटरनेट पे 6-7 मिनट के वीडियो बना रखे हैं। उतने लंबे काम की ज़रूरत है नहीं, और कोई शॉर्ट ट्रिक और कोई सस्ता रास्ता नहीं ले रहे, बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं आपकी इंसिडेंट रे को आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है और आपकी रिफ्लेक्टेड रे उसको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। हमें दोनों के बीच का एंगल निकाल के उससे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है। नाउ ये बात हमने वेक्टर्स में पढ़ी हुई है। हम ये कहते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर आपका इस डायरेक्शन में है तो उसका प्लस आई कैप और प्लस जे कैप, ये दो कंपोनेंट होंगे। वैल्यू डिपेंड करेगी बट दोनों प्लस प्लस होंगे। इधर कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में तो उसका प्लस आई कैप होएगा और माइनस जे कैप होएगा। इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है तो माइनस आई कैप होएगा और प्लस जे कैप होएगा। कोई वेक्टर इस तरफ है तो माइनस आई कैप और माइनस जे कैप होएगा। नाउ इंसिडेंट रे है, उस इंसिडेंट रे का आपका दोनों आई और जे प्लस की साइन पे है। तो अगर हमारी सरफेस मान लीजिए ऐसे है और ये मैं अपना नॉर्मल ऐसे बनाऊं, तो दोनों ही डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो आपकी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। अगर इसको देखेंगे रिफ्रैक्टेड रे, देखो यहाँ से टकरा के मिरर कैसे हमें नहीं पता, यहाँ से टकरा के रे इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है और कुछ और भी हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है। पर मुझे अभी ये नहीं पता कि मिरर कैसे रखा हुआ है, ये मेरा असम्पशन है। यहाँ पे रे आपकी टकरा के आई कैप माइनस आई प्लस है और जे माइनस में उस डायरेक्शन में गई है। तो आई प्लस और जे माइनस आपकी ये वाली डायरेक्शन होगी। सो दैट मीन्स आपकी रे इस डायरेक्शन में आई है। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ आई, ये एंगल आर, ये दोनों एंगल आई और आर दोनों बराबर होंगे। हमें यहाँ बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा। ना इस केस में अगर ये देखेंगे, ये आपकी ओरिजिनल रे ऐसे जा रही है, तो पहले वाली रे को अगर देखेंगे उसका टेन थीटा निकालोगे। टेन थीटा अपने को वेक्टर्स के उससे पता है, दिस विल बी इक्वल टू जो आपका वाई कंपोनेंट होएगा डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट से आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू टेन थीटा हो गया √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि √3। इसका मतलब थीटा जो है ये वाला एंगल आपका, यानी कि ये जो थीटा एंगल है ये आपका आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला 60 डिग्री का एंगल हो गया, यानी कि ये 30 डिग्री का एंगल हुआ, यानी कि ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री का हो गया। अब इस वाले एंगल की बात करेंगे तो फिर इससे आप डायरेक्शन निकालें, तो टेन थीटा जो सेकंड वाले केस में हम लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ उसको, टेन थीटा विल बी माइनस √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये आपका टेन थीटा आएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस √3, यानी कि टेन थीटा आपका जो ये वाला ये जा रहा है, ये एंगल आपका फिर 60 हो जाएगा, -60 माइनस डायरेक्शन में, तो ये 60 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 30 हो गया। इसका मतलब है एंगल आई प्लस एंगल आर, आई प्लस आर जिसकी वैल्यू आ गई 30 + 30 यानी कि 60, और ये दोनों क्योंकि बराबर है, इसका मतलब एंगल आई जो है उसकी वैल्यू आपकी 30 डिग्री हो गई। हेंस एडवांस में 4 नंबर आपका 30 डिग्री वुड बी द राइट आंसर। तो कुछ लोग इसको ऐसा करते हैं कि इसको एक वेक्टर मान के cos थीटा = a.b डिवाइड बाय a, वो सब नहीं करना है, यहाँ पे आप अपनी अकल लगाएंगे ना। इसी में मैं इसका एंगल चेंज कर दूँ, 1/√2 1/√2 आ जाए, इसका मतलब है कि 45 के एंगल से यहाँ जा रहा है। सो लेट मी शो दैट एज वेल। ठीक है, उसका मतलब होएगा कि इंस्टेड ऑफ 30 ये 45 के एंगल से यहाँ जा रहा है। उस केस में आई या फिर आप कहें 2i दैट विल बी इक्वल टू आपका 30 + 45 यानी कि 75, और उस केस में i जो हो जाएगा वो 75/2 यानी 37.5 हो जाएगा।
दिस वुड हैव बीन आवर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। नॉर्मल फिर ये नहीं रहता, नॉर्मल आपका चेंज हो जाता है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता अगर ये 1/√2 और 1/√2 होता तो, ठीक है। सो इस तरह से आप ये इस वेक्टर के ऐसे वाले सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। हालांकि आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। नाउ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दो तरह की हम सरफेस की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर की आपकी एक सरफेस हो गई, उसके बाद हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो सरफेस की बात कर रहे हैं। इसके लिए हम ये मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। 1/f जो है, इसमें f आपका फोकल लेंथ है, v आपकी फाइनल इमेज जो बनेगी उसकी डिस्टेंस है पोल से, और u आपकी और जहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसकी वैल्यू है। और शॉर्ट में आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो v को डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। राइट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे। सो अगर इसी में हम बात करें लिटरल मैग्नीफिकेशन की, तो अगर आपका लिटरल मैग्नीफिकेशन है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ये मिरर ऐसे रखा हुआ है और इस मिरर के कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, तो यहाँ पे आपने ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। इफ दिस इज द केस, तो इसका मैग्नीफिकेशन कैसा होएगा? सो मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल टू बाय डेफिनेशन इमेज की लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की लेंथ, और इसकी वैल्यू आती है -v/u। इस रिजल्ट को ध्यान रखना, -vu/u इसकी वैल्यू आती है। और एरियल में एक्सियल मैग्नीफिकेशन करेंगे। अगर एक्सियल मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि ये मान लीजिए आपका मिरर और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इफ़ दैट इज़ द केस, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। हालांकि बहुत टाइम से इसके ऊपर कुछ पूछा नहीं है, बट फिर भी फॉर्मूले आपको आने चाहिए ये। हालांकि आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे। वेलोसिटी की यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर ये आपका मिरर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, तो ये कॉनकेव है या फिर आपका ये ऐसे मिरर है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है यहाँ पे वो टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है या मिरर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट जा रहा है, या दोनों का मोशन है। उस केस में आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, क्लासरूम में जब हम करते हैं तो इसको हम डिराइव करते हैं कि यही क्यों आया। इसको डिराइव करते हैं वो 1/v 1/u वाला जो फॉर्मूला है उसको डिफरेंशिएट करके, ठीक है। और उसके बेसिस पे डेरिवेशन आता है। इस स्टेज पे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बेटा इस फॉर्मूले को आपको डिराइव करना आता है, बहुत बढ़िया। नहीं भी आता तो इसको याद रख लेना। ये आपकी इमेज का फॉर्मूला है कि v वेलोसिटी ऑफ आपकी इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू -v² मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। नाउ यहाँ पे एक और न्यूटन है। न्यूटन सब जगह उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो न्यूटन ऑल्सो गेव हिज कंट्रीब्यूशन आपके लेंस में और मिरर में। सो दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला। बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। इसको चेक और वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको कभी इस्तेमाल मत करना, ठीक है, बिकॉज ये कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है। उस जमाने में रे ऑप्टिक्स उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो न्यूटन गेव सारे जो फॉर्मूले थे फोकल लेंथ के बेसिस पे दिए हैं। अब हमारे सारे फॉर्मूले पोल से डिस्टेंस के बेस पे हैं, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले फोकस से डिस्टेंस के बेसिस पे थे। सो यू नीड टू नो इट बट यू डोंट नीड टू यूज इट, राइट। चलो आगे बढ़ते बेटा। इसके बाद करते हैं बात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे तो आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, उस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट गई, टकरा के सेम मीडियम में वापस आ गई, वो रिफ्लेक्शन। एक मीडियम से गई दूसरे मीडियम में अंदर एंटर कर गई, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और आपके इस पे आपके रेयर से डेंस और डेंस से रेयर क्या आपके इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, स्नेल्स लॉ है, वो कहते हैं n1 sin i विल बी इक्वल टू n2 sin i। मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। तो मान लीजिए ये आपका सिनेरियो है कि यहाँ पे एयर है या कोई एक मीडियम है, यहाँ पे दूसरा मीडियम है। लेट्स कॉल दिस, इसका रिफ्रैक्शन आपका n1 है, इसका रिफ्रैक्शन n2 है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको n1 n2 पता है क्या है, नहीं तो एक बार फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। n1 जो है रिफ्रैक्शन, उसको आप कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय, उल्टा हो गया, रुको, हम यहाँ पे कहते हैं कि एक मीडियम है, इससे लाइट यहाँ पे आई इंसिडेंट, और ये दूसरे मीडियम में ऐसे गई, ठीक है। ये आपकी एयर है, ये आपका मीडियम है, और यहाँ पे हम कहते हैं इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो आपकी c डिवाइडेड बाय n से आपकी किसी भी मीडियम में जाती है, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका फैक्टर है उससे स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है, ठीक है। एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं फॉर द सिंपल रीजन कि वहाँ पे आपकी वेलोसिटी c ही रहेगी, ऐसा मानते हैं, राइट।
तो इस केस में v आपकी ये वैल्यू हो गई। तो इस केस में लाइट जब यहाँ पे गई तो लेटस से यहाँ पे आपकी, मैं सारे क्लियर कर देता हूँ चलो। λ1 उसकी वेवलेंथ थी, f1 उसकी फ्रीक्वेंसी थी, v1 उसकी वेलोसिटी थी। ये आपका स्नैरियो है। सेकंड मीडियम में जाके λ2 आपका वेवलेंथ हो गया, f2 आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई और v2 लेटस से आपकी यहाँ पे स्पीड हो गई। इस केस में नोटिस करना, ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज नहीं होएगी। फ्रीक्वेंसी आपकी एग्जैक्टली सेम रहती है, बिकॉज हम ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी आपके सोर्स पे डिपेंड करती है। वेव्स में आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपकी जो स्पीड है वो आपकी चेंज होएगी, यहाँ पे आपकी लैम्डा चेंज होएगी। सो यहाँ जो रिलेशन निकल के आता है इसका, स्नेल्स लॉ को भी यहाँ यूज़ कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं v1 डिवाइडेड बाई v2, यहाँ की वेलोसिटी डिवाइड बाय यहाँ की वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू आपकी λ1 डिवाइडेड बाय λ2, बिकॉज v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विल बी इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1, n2 और n1 आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई, आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसको भी हम इंक्लूड कर लें यहाँ पे, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ एक ही इक्वेशन में आपके लिए लिख दी है। तो इसको ध्यान रखना, ये आपकी इक्वेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे किसी का भी आपसे रेशो पूछा जाए, यू शुड बी एबल टू टेल दैट। ऑलराइट, चलो। जब आप रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसमें आपकी जो रे यहाँ पे आई थी, उसके बाद ये यहाँ पे एंगल आर पे डेविएट हो गई, उसका एंगल ऑफ डेविएशन हम लिखते हैं आई माइनस आर। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम अपनी कॉचेज इक्वेशन की। नाउ ये हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो भी हमने बात की कि आपकी स्पीड ऐसे कम हो जाती है। सो अपने 60, 70, 80% चैप्टर में, इनफैक्ट 90% चैप्टर तक तो हम ये कहेंगे कि भाई आपकी वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ कह रहा हूँ, यहाँ पे आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर मटेरियल का फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होएगा। बट एक्चुअल रियलिटी ये है, डिस्पर्शन में जाके इसके ऊपर और चर्चा होगी कि आपकी लाइट 7 कलर में क्यों स्प्लिट हो जाती है, वहाँ इसके ऊपर बात करेंगे। तब हम कहेंगे कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्चुअली लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगी उस वजह से आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये आपकी कॉचेज इक्वेशन है, यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसका इस्तेमाल डिस्पर्शन में करेंगे हम। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे आप बात करते हैं रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की। नाउ रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आपका जैसे सिक्का है, अगर आपने ऐसा देखा होगा फिनोमिना कि ये आपकी बाल्टी है और यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है और उस बाल्टी में आपने मान लो पानी भर दिया है। ठीक है, इसके ऊपर अभी सवाल करेंगे और क्लियर हो जाएगा ये। तो आपने इस बाल्टी में पानी भर दिया है तो सिक्का ऊपर दिखता है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे आपकी अपेरेंट डेप्थ जो है वो बदल जाती है। अपेरेंट डेप्थ के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डी डैश जो है आपकी अपेरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय डी, दैट विल बी इक्वल टू n2 बाई n1। ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशो होएगा। यहाँ पे डी डैश और डी जो है ये आपकी अपेरेंट डेप्थ है और रियल डेप्थ है फ्रॉम द सरफेस। इसको ध्यान रखना है, ये आपकी डेप्थ जो है ये सरफेस से है और दोनों आपके सरफेस से मेजर वो की सरफेस और रिफ्रैक्शन है और दोनों आपकी पैराएक्सियल रेज के लिए एप्लीकेबल है। पैराएक्सियल रेज होता है कि आपकी रेज या तो बिल्कुल जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल में और उसके थीटा अपना बहुत छोटा हो, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अपर्चर आपका बहुत छोटा होता है तो पैराएक्सियल रेज बोलते हैं। नाउ इसी के ऊपर जेईई मेन ने आपसे ये सवाल पूछा। क्वेश्चन सेज एन ऑब्जर्वर कैन सी, 2020 का ये सवाल है। क्वेश्चन सेज एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ स्मॉल होल ऑन द साइड ऑफ अ जार, रेडियस अपने को दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एट अ पॉइंट एट हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। ये सिनेरियो यहाँ से डायरेक्ट जब देख रहे हैं तो हम 15 सेंटीमीटर यहाँ से उसको देख पाते हैं। द होल इज एट हाइट ऑफ 45 सेंटीमीटर और यहाँ से जो आपका होल है उसकी हाइट हमें 45 सेंटीमीटर दी हुई है। व्हेन द जार इज फिल्ड विद अ लिक्विड अप टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, उसके बाद इसी जार को हमने ऐसे भर दिया। ठीक है, इस जार को हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देख रहे थे 45 की हाइट से, और यहाँ पहले आपको इनिशियल वाला पहले बना देता हूँ। ये इनिशियल वाला यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा था 15 तक। ठीक है, ये आपका 15 यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा था। अब हमने क्या किया, इसको पानी से भर दिया यहाँ तक, 30 की हाइट तक हमने पानी से भर दिया। तो ये एक और फर्दर 15 ऐड हो गया, तो 30 की हाइट तक हमने पानी भर दिया। अब जो आपकी इंसिडेंट रे आई है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके गई है और अब उसको ठीक ये जो आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमारा सवाल ये है, बॉटम ऑफ द जार, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज n/100, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n/100 है, n जहाँ पे आपका इंटीजर है, सवाल ये है आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी। ना मेरा सजेशन ये होगा इस केस में इस वीडियो को आप पॉज करें,
मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा या जो इस भी पोजीशन में हो तो उसको यहाँ पॉज करें एंड देन स्टार्ट अगेन, ठीक है, एंड डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। नाउ इसका सोल्यूशन देखते हैं। नाउ देखो, इसको ऐसे देखना कि ये अगर आप यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल को ऐसे पूरा बनाएंगे तो ये तो आपका ये देखोगे तो ये तो एंगल आप इंसिडेंट हुआ, ये एंगल आपका रिफ्रैक्शन का एंगल हुआ। नाउ इस केस में हमें ये दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है ये तो वैल्यू हुई है आपकी 30, ये वाली वैल्यू है आपकी 15। तो इस केस में अगर आप इसको वैल्यू को लिखेंगे tan r को लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि आपका tan r जो है उसकी वैल्यू आ गई, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2। नाउ अब अगर यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका tan जो है वो 1/2 है, यानी कि 1 और 2, ये वाली साइड होगी आपकी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √5। सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपका sin r जो है उसकी वैल्यू आ गई 1/√5, 1/√5 आपका sin r हो जाएगा। नाउ अब हम इस सरफेस पे यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगा दें कि ये ऊपर तो एयर है और लेट अस से नीचे जो ये सर्फ आपका लिक्विड भरा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय sin i विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय sin r। sin r की अपनी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, 1 जो है अपना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n की वैल्यू अपने को बतानी है। नाउ i की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यूज़ करेंगे, तो i की जो आपका इंसिडेंट है वो तो आपका चेंज नहीं हुआ है, उसके लिए अगर आप यूज़ करेंगे इनिशियल वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाली वैल्यू, क्योंकि आपको इसको ऐसे देखना डायमेंशन, ये आपका यहाँ से यहाँ 30 था, ये 15 था और आपको यहाँ से यहाँ 30 दिखाई दे रहा था, इसका मतलब ये एंगल है आई वो आपका 45 डिग्री का एंगल हो गया। सो आपका 45 डिग्री का एंगल ये बन जाएगा आपका। सो विच मीन्स ये हो गया आपका साइन 45 यानी कि 1/√2 विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय साइन r 1/√5। इसको उधर लेके आओगे तो n की वैल्यू होगी √5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ना इसको कैलकुलेट करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सो इसकी वैल्यू आ गई √10 डिवाइडेड बाय 2। ना √10 जो है उसकी वैल्यू अपनी 3.16 के आसपास आती है, ठीक है, बिकॉज 9.8 का अंडर आपका वो बनता है पाई विच इज 3.14, तो 10 की वैल्यू अंडर में 3.16 आती है। सो ये दिस विल बी इक्वल टू 3.16 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है जैसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी ये आपका आएगा 1.58, ये आपकी वैल्यू आएगी। राइट, नाउ यहाँ पे अपने को दिया हुआ है n/100, इसका मतलब ये हुआ आप यहाँ पे लिख सकते हैं n/100 जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू 1.58। तो इसका मतलब है आपका जो n आ गया, ठीक है, फाइनल आंसर दैट विल बी इक्वल टू 158। सो आपकी इंटीजर वैल्यू यहाँ पे 158 हो जाएगी। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, बट आज से आप रिफ्रैक्शन अपर एंड डेप्थ के सवाल यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं स्लैब जो है अब आपका रिफ्रैक्शन हम देख रहे हैं यहाँ से दो पैरेलल सरफेस पे, तो दो पैरेलल सरफेस जो होती है उसको हम कहते हैं आपका स्लैब। उस स्लैब से जब हम दो बार रिफ्रैक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेटा है, मैं इसको यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, जो आपका शिफ्ट आता है कि आपकी जो रेज आ रही थी उस वजह से आपका ऑब्जेक्ट आगे या पीछे शिफ्ट होता है, उसको आप लिखते हैं एस शिफ्ट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एन ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय एन ऑफ स्लैब। अगर आपका एन सराउंडिंग एयर है तो आप इसकी वैल्यू 1 लेंगे, डिवाइड बाय एन स्लैब आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाइड बाय टी। और अगर लेटरल शिफ्ट की बात करेंगे तो लेटरल शिफ्ट होता है इसका टी मल्टीप्लाइड बाय सेक आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आई माइनस आर, ये आपकी वैल्यू होती है लेटरल शिफ्ट की। लेटरल शिफ्ट क्या है कि अगर आपकी रे यहाँ से आई थी और ये अगर देखते तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे जाती, तो उसकी वजह वो यहाँ शिफ्ट हो गई, तो जो लेटरल शिफ्ट हुआ है उसको हम कहते हैं आपका ये वाली वैल्यू आती है उसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं। एक चीज़ है, इसको बाद में देखेंगे, डिस्पर्शन जो होता है, आपके एक बार जे में सवाल पूछा है लॉन्ग बैक कि आपका एंगुलर डिस्पर्शन जो हैगा वो स्लैब का कितना होता है, आंसर इज 0। तो यहाँ पे अगर एंगुलर डेविएशन की बात करेंगे तो एंगुलर डेविएशन जो आता है आपका वो स्लैब का 0 आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आई थॉट इसको यहीं कवर कर लेते हैं और यहाँ बात करते हैं उसके बाद आपके क्रिटिकल एंगल और TIR की। ना क्रिटिकल एंगल कुछ ऐसे हुआ कि हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ये आपका स्नैरियो है कि ये आपकी रे है, ऊपर एयर है और नीचे आपका मीडियम है। TIR जो है वो हमेशा आपका फिनोमिना है, आपको पता होगा, वो हमेशा फिनोमिना तब होता है जब आपकी रेज डेंस से रेयर मीडियम में जाती है। तो यहाँ पे इसको ऐसे देखिए कि रे आपकी यहाँ से ऐसे गई, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है और ये यहाँ कहीं पे जाके बाहर जाके रिफ्रैक्ट हो रही होगी ना, क्योंकि ये डेंस से आपकी
रेयर मीडियम में जा रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी ना। इस केस में अगर मैं यहाँ पे इस रे को पकड़ के ऐसे 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 मान लो खेल रहा हूँ, इफ दैट इज द केस मैं इसका धीरे 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 एंगल बढ़ा रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे अगर ये हो कि पहले आई की वैल्यू 90 पहुंचेगी, आर की ये वैल्यू 90 पहुंचेगी, तो आई थिंक आपका आंसर होएगा पहले आर की, वो बिकॉज ऑलरेडी वो एंगल ज़्यादा है, जैसे जैसे मैं इसको आगे करूंगा वो वैल्यू ऐसे ऐसे आती रहेगी। तो वो एंगल, एग्जैक्ट वो एंगल जहां पे आपकी वैल्यू ये ले लो कलर, हाँ, एग्जैक्ट वो एंगल जहां पे आपकी ये वैल्यू ऐसे हो जाए, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये आपका वो क्रिटिकल एंगल होएगा जिसपे अगर आपकी रे इंसिडेंट है तो वो 90 डिग्री पे चली जाएगी। उससे ज़्यादा अगर आपने मान लीजिए एंगल लिया तो वो वापस अब रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ जाएगी। उस केस में हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया आपका, रे गई। नाउ दिस सरफेस विल बिहेव एज अ प्लेन मिरर। और इंटरेस्टिंग बात यह, हालांकि इसके अपने सिलेबस में हम बहुत ज़्यादा बातें करते नहीं है, पर अगर आपकी सरफेस ऐसे हुई तो ये आपकी रे ऐसे जाके ऐसे भी आ सकती है। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का भी सिनेरियो यहाँ बन सकता है। यूजुअली वी डोंट डू दिस एट 11-12 के लेवल, बट डेफिनेटली इसको हम कर सकते हैं कि ये तो प्लेन, आपका प्लेन मिरर बन गया, पर सरफेस अगर आपकी कर्व्ड है जहाँ पे कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो उस केस में रे आपकी ऐसे जाके ऐसे भी आपकी इंटरनल उस पर वो भी आ सकती है। सो दिस विल बी अनदर सिनेरियो आपका। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। TIR आपका जिम्मेदार है, जैसे इसके बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत आसान हो रखी है। और जैसे आपके ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन TIR। और भी बहुत सारे डायमंड है, इट्स बेस्ड ऑन TIR, और बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपने सिलेबस में आता है जिसको हम कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में आपका कि रिफ्रैक्शन इस बार हो रहा है आपके दो सरफेस पे। दो सरफेस कैसी है? अभी दो सरफेस आपकी पैरेलल सरफेस थी, उसको हमने नाम दिया आपका स्लैब। अब वो दो सरफेस इंक्लाइन पे हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म जो है उस केस में हम यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं, जो प्रिज्म है ये वाली जो रे आ रही है इसको आप कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो रे आई इसका नॉर्मल सरफेस से जो एंगल बना है दिस कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो बाहर निकलेगी इसको इस बार हम रिफ्रैक्टेड रे अभी तक हम नाम दे रहे थे, बट यहाँ पे क्योंकि इसके दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसको हमने नया नाम दिया है, हम इसको कहते हैं रे ऑफ इमर्जेंस। तो ये रे आपकी ऐसे बाहर आई है वापस, दिस इज कॉल्ड रे ऑफ इमर्जेंस। और यहाँ पे आपके इंटरनल R1 R2 दो एंगल बनते हैं। आई एम श्योर ये आपको आपने कवर कर रखा होगा। आपके दो एंगल यहाँ पे R1 R2 बनते हैं। जो चीज़ें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टेज पे जानने के लिए वो है ये फॉर्मूले ध्यान रखना कि एंगल ए जो आपका प्रिज्म का एंगल होता है, अच्छा एंगल ए पे भी लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका प्रिज्म है और लेटस से ये एंगल आपका 70 है, ये वाला एंगल 50 है, ये वाला एंगल 60 है, अगर मैं पूछूं बेटा इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होएगा, अक्सर लोग फटाफट इसका जवाब देते हैं सर 70। क्यों सर? ऊपर वाला। अरे ऊपर वाला नहीं है, एंगल ऑफ प्रिज्म वो होता है अगर मेरी रे यहाँ पे आई और यहाँ से बाहर आई तो ये मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ है। एंगल ऑफ प्रिज्म वो वाला एंगल है जहाँ पे जो दो सरफेस हैं जिनके बीच में आपकी इंसिडेंट और इमर्जेंट रे हैं, उस वाले आपके एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ध्यान रखना चीज़, ठीक है। नॉर्मली कन्वेंशन है, बनाते ही हम ऐसे हैं कि रे आपकी यहाँ से एंटर की और यहाँ से बाहर की, तो बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है, बट जबरदस्ती नहीं। अगर इसके ऊपर कोई सवाल बन जाए तो ध्यान रखना है इसको। तारी यहाँ पे आता है ये बेटा एंगल ए विल बी इक्वल टू आपका R1 प्लस R2, इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, मैं अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो एंगल ए इज R1 प्लस R2 होएगा, और I प्लस ई जो है आपका एंगल I प्लस आपका इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल, उसकी वैल्यू आपकी A प्लस डेल्टा के बराबर होती है, और ये डेल्टा आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। यहाँ हम कहते हैं फॉर मैक्सिमम डेविएशन, अगर आपको मैक्सिमम डेविएशन चाहिए तो या तो आपको इंसिडेंट एंगल 90 होएगा ना। इंसिडेंट एंगल 90 का मतलब ये नहीं है ये प्रिज्म है 90 के एंगल पे तो सीधा बाहर निकल जाएगी। 90 का मतलब यहाँ पे होता है 89.9999, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेजिंग एंगल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेजिंग एंगल। और ये जेई में एक दो बार सवाल पूछा हुआ है जहाँ पे कहा है प्रिज्म इंसिडेंट रेज एट अ ग्रेजिंग एंगल। लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, अंग्रेजी कमजोर थी, फिजिक्स में भी नंबर नहीं आए। हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रेजिंग एंगल का मतलब क्या है? I इज ऑलमोस्ट 89.9999 विच वी विल कंसिडर एज ऑलमोस्ट 90। तो उस एंगल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रे अंदर तो जाएगी। अगर 90 के एंगल पे हुई तो सीधी बाहर निकल जाएगी, बट हम कह रहे हैं 89.9999 रे अंदर प्रिज्म में एंटर करेगी, ठीक है। राइट, उस केस में बेटा ये आपका डेविएशन मैक्सिमम आया था, इसको ध्यान रखना फॉर्मूले को।
और यहाँ पे जो आपसे चर्चा होती है, जिसके अक्सर सवाल बनते हैं, वो है आपका मिनिमम डेविएशन का। मिनिमम डेविएशन का केस होएगा जहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट आपका बराबर होगा, और उस केस में जब इसको हम डेरिवेशन करते हैं R1 R2 भी आपके बराबर आ जाते हैं, कि आपके R1 R2 भी बराबर आ गए। और ये फॉर्मूला है जो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे म्यू या ये आपका n है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको प्रेजेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो आएगा साइन a प्लस आपका मिनिमम डेविएशन प्लस 2 डिवाइड बाय साइन a/2। और इसमें आपको ये जो पैरामीटर है तो आपका n a m ये वाला आपके 3 वेरिएबल हैं, 2 दिए होते हैं, तीसरा निकालना होता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म में आपको a दे दिया है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, डेविएशन मिनिमम दे दिया है, डेविएशन मिनिमम निकालना है, n और a दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह के आसान से सवाल बनते हैं इसको, पर अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो वहाँ बैठ के आप ये डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले को ध्यान रखना। उसके बाद हम यह बात करेंगे थिन प्रिज्म की। थिन प्रिज्म वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म है जिसको हम कहते हैं, जिसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री का प्रिज्म है। तो लिटरली वो बिल्कुल इतना ऐसे सोच के देखो, 1 डिग्री 2 डिग्री का अगर एंगल होगा तो बिल्कुल ऐसा एंगल होएगा, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो उस प्रिज्म को हम कहते हैं आपका थिन प्रिज्म। और उस थिन प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला 2-3 चैप्टर्स में और काम आएगा। वेव ऑप्टिक्स में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जब हम YDSC के वेरिएशन की बात करते हैं तो भी काम आता है। तो थिन प्रिज्म का डेविएशन जो आएगा वो n-1 इंटू a। n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, और a आपका ये एंगल है, ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल, ठीक है। शिफ्ट जो आती है इसकी, जो आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है वो कितनी ऊपर इमेज शिफ्ट होती है, वो आपकी आ जाएगी n-1 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू a। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसकी अगर बात करें, इसके बाद एंगुलर आपके हम बात करते हैं एंगुलर डिस्पर्शन की और डिस्पर्सिव पावर की। ना एंगुलर डिस्पर्शन जो है उसको हम ये कहते हैं कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट आई प्रिज्म में वो आपके 7 कलर में फैल जाती है, ठीक है। आपसे अगर ये कोई सवाल पूछे कि सबसे पहले आपकी जो यहाँ पे सबसे नीचे दिखेगी रेज या सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होएगा, आंसर इज वॉलेट। तो ये आपकी वॉलेट लाइट है, वो सबसे ज़्यादा ऐसे वो होएगी, डेविएशन उसका होगा। फिर सबसे कम आपका रेड का होएगा। इसी में इस तरह के सवाल भी पूछे हुए हैं कि अगर आपकी लाइट गई और मान लो कुछ 7 कलर्स थे, मान लो एक लाइट अंदर रह गई, तो अगर अंदर रह गई तो कौन सी रहेगी आपकी, रेड, वॉलेट या ग्रीन। ग्रीन को जनरली या येलो को बीच में एक पिक कर लेते हैं, तो येलो और ग्रीन विल नेवर बी द आंसर। आंसर है तो रेड या वॉलेट में से, बिकॉज दे आर एक्सट्रीम केसेस। उस केस में अगर कोई एक अंदर रहेगी तो आपका वॉलेट है जो अंदर रह जाएगी, ठीक है। उसका TIR सबसे पहले होता है। डिस्पर्सिव पावर है, ये एंगुलर डिस्पर्शन जो है वो ये बताता है अपने को कि वॉलेट का और रेड का जो डेविएशन हुआ है उसके बीच में डिफरेंस कितना है। मतलब ये है कि कितना फैलाया उसने। तो ये अगर मान लो डेविएशन हुआ है 12 डिग्री का, ये वाला हुआ है 14 डिग्री का या 15 डिग्री का, तो 12 और 15 का डिफरेंस जो है वो 3 डिग्री, वो हमें बताएगा कि आपका एंगुलर डिस्पर्शन कितना है, कि कितनी आपके एंगल से लाइट फैली है, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर ये बताता है, ये आपका ओमेगा है। अगेन ओमेगा यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये आपको बताता है कि थीटा डिवाइडेड बाय आपका जो येलो है, जो मीन है, उसका डेविएशन, जो मीन आप उसका डेविएशन लेते हैं, उन दोनों का रेशो कितना है वो आपको डिस्पर्सिव पावर बताता है, ठीक है। ये आपके ये अगेन फिर फॉर्मूला ध्यान रख लेना ये वाला, ठीक है। और उस वाले का वो फॉर्मूला ध्यान रख लेना ये वाला, ठीक है। बहुत रेयरली पूछते हैं इसके ऊपर सवाल, बट अगर पूछ लिया तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इस पे एक सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल अगेन मैं आपको सवाल दूंगा, मैं आपको कहूँगा बेटा इसको सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके, आपको खुद मजा आएगा। सवाल सॉल्व करें, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी के बेसिस पे आपका मेंस का सवाल है। पिछले सवाल ही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन सेज अ प्रिज्म ऑफ एंगल 1 डिग्री हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m of 1.5. गुड एस्टिमेट फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इन डिग्री इज क्लोज टू n/100। सवाल है सॉरी n/10, हमें n की इंटीजर वैल्यू बतानी है, ठीक है। और ये पिछले साल आपके मेंस में सवाल पूछा गया है। मैं आपको टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज करें, देन डू इट योरसेल्फ। नाउ इसको देखेंगे हम। अभी जो हमने बात की बेटा, आपका जो डेविएशन है उस डेविएशन को हम लिखते हैं n-1 इंटू a। ये आपका डेविएशन होएगा। नाउ अपने को जो डेविएशन यहाँ पे दे रखा है, वो डेविएशन जो है, डेविएशन मिनिमम हमसे क्या पूछा है, गुड एस्टिमेट फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो आपका डेविएशन होएगा ये होएगा n अपने को दिया हुआ है 1.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय a अपने को दे रखा है 1 डिग्री। सो इसकी वैल्यू हो गई 1.5 में से 1 माइनस करेंगे 0.5, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 0.5 डिग्री। ये आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। नाउ n की हमें यहाँ पे बताना है
n/10 के उस पे 8 डिग्रीज n/10, सो हम ये कहेंगे n/10 इज इक्वल टू 0.5 विच इम्प्लाइज n विल बी इक्वल टू 5। तो आपकी इंटीजर वैल्यू हो गई, यानी इसका आंसर 5 हो जाएगा। 5 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मीन्स आपके IIT मेंस पिछले साल 4 नंबर इसी बात पे। नाउ इसके बाद बात करते हैं बेटा आपके रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन जब हम कहते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, तो स्फेरिकल सरफेस से जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसका हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं एक सरफेस पे, ठीक है। तो ये आपका मान लो मीडियम n1 या आपका मीडियम n2 रे यहाँ पे गई, इस तरफ आई, या ये ऐसे भी हो सकता है सिनेरियो, या आपका n1 है या आपका n2 है। तो ये ऐसा भी हो सकता है जैसे एक्वेरियम आपने देखा होगा या फिश बॉल देखी होगी, तो मैं मछली को देख रहा हूँ, ठीक है। मैं मछली को देख रहा हूँ, तो हो सकता है मछली यहाँ पे और मैं यहाँ से उसको देख रहा हूँ। भगवान जी ने मछली को भी आंखें दी हैं, तो मछली भी हो सकता है मुझे देख रही हो, तो दिस कुड बी द सिनेरियो कि मछली यहाँ है और मैं मछली यहाँ है और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपके इधर और इधर है, अलग अलग मीडियम में, उसको स्फेरिकल सरफेस पे हम कहते हैं ये वाला स्फेरिकल रिफ्लेक्शन है एक सरफेस पे। इसके लिए ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, विच इज n2 - n1 by r will be equal to n2 by v minus n1 n2 by minus n1 by u। ये आपका फॉर्मूला होगा। इसी में मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला हो जाता है आपका, जिसमें आप पहले हमने v by u लिखा था, उसी को इस बार आप रिफ्लेक्शन में हमने लिखा था v by u विद अ नेगेटिव साइन। इस बार आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं विदाउट आपका नेगेटिव साइन, फॉर द सिंपल रीजन कि रे आपकी आगे जा रही है, वापस नहीं आ रही है। ये आपका लेटरल मैग्नीफिकेशन होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसके ऊपर कई बार सवाल बन जाते हैं, और इसी के ऊपर आपका लेंस मेकर फॉर्मूला भी काइंड ऑफ इसी के ऊपर बेस्ड है। ऑलराइट, चलो इसके बाद आगे लेंस कवर करते हैं अपने। लेंस जो होता है अपना, उसको हम कहते हैं कि आपकी एटलीस्ट एक सरफेस जो है आपकी वो स्फेरिकल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसको हम लेंस कहेंगे। अगर दोनों ही आपकी स्फेरिकल सरफेस हैं तो उसको आप बाई कॉन्वेक्स बाई कॉन्केव नाम दे सकते हैं। पर अगर एक सरफेस मान लो ऐसी है कि आपकी प्लेन है, दूसरी कॉन्केव कॉन्वेक्स है, उसको हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। एक प्लेन है, दूसरी कॉन्केव, उसको प्लेनो कॉन्केव नाम देंगे। दोनों ही सरफेस आपकी कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, उसको हम कॉन्केवो कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्सो कॉन्केव, इस तरह के अलग अलग नाम देते हैं। हम इस सिनेरियो को बोलते हैं लेंस है ये अपना, ठीक है। और अगर दोनों ही सेम सरफेस है तो उसको हम बाई कॉन्वेक्स या फिर बाई कॉन्केव नाम देते हैं, ठीक है। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, आपको एक कंटेस्ट होना चाहिए, डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल बनते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला है। अगेन इस फॉर्मूले में, लेंस मेकर फॉर्मूले में u और v होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका अगर मान लो किसी की आई साइट कमज़ोर हो जाती है एंड देन वी गो टू अ डॉक्टर ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपका लेंस वो बनाते हैं, ठीक है। उस केस में जो लेंस बनता है उसको एक्चुअली लेंस बनाने के लिए v और u का है उस सबसे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आपका लेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपका सराउंडिंग एयर मान लो हमने एज्यूम कर लिया, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, और 1/r1 1/r2 ये आपके रेडियस हो जाएंगे, दोनों साइड पे जो आपके कर्व हैं उनके रेडियस हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, इसके ऊपर सवाल बनते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, या फिर ये लेंस के सवालों में बीच में इस्तेमाल होता है। राइट, ये आपका लेंस फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1/f = 1/v - 1/u। अगर हमने इसको मिरर फॉर्मूला ध्यान होगा, वहाँ पे आपका प्लस था, यहाँ पे इस बार ये माइनस है। ये आपका लेंस फॉर्मूला कहलाता है। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन अगर देखेंगे तो ये आपका मान लीजिए लेंस है, इस लेंस के आगे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका आप मैग्नीफिकेशन जो होगा वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आई तो हम कहेंगे लार्ज हो गया, 1 से कम आई तो हम कहेंगे स्मॉलर हो गया। ये इसकी वैल्यू जो आती है m बाय डेफिनेशन विल बी लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इस बार v/u आता है, पिछली बार ये -v/u था, ध्यान रखना। इस बार ये v/u होएगा, और इसकी वैल्यू f डिवाइडेड बाय u + f ये वैल्यू हो जाएगी। v के टर्म में है तो f - v डिवाइडेड बाय f, ये आपकी ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की बात हो जाएगी। सिमिलरली हम बात करेंगे लेटरल आपके लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन की, कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। उस केस में मैग्नीफिकेशन आपका v2 - v1 डिवाइड बाय u2 - u1। नाउ v2 और u2 क्या है आपके, इस ऑब्जेक्ट को आपने मान लो ये माना है कि ये आपका u1 है, ये आपका u2 है, और इमेज मान लो यहाँ पे बन रही थी ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी u1 की वजह से जहाँ इमेज बनेगी उसको आप u1 का v1 कहेंगे, u2 की वजह से जहाँ इमेज बनेगी उसे आप u2 का जहाँ इमेज बन रही है उसे v2 कहेंगे। तो v2 - v1 ये हो गया आपकी इमेज की लेंथ, u2 - u1 ये हो गया आपकी ऑब्जेक्ट की लेंथ। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन देगा, ठीक है।
इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं पावर ऑफ अ लेंस की। पावर ऑफ लेंस को हमने डिफाइन किया है, दिस इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ पे हमसे एक छोटी सी गलती हो गई। जब हमने लेंस के लिए पावर डिफाइन की, हमने ये कहा, एक डेफिनेशन जो हमने यहाँ कही वो हमने कहा कि कन्वर्जिंग की पावर हमेशा प्लस होएगी। लेंस के लिए बात तो बड़ी अच्छी से हो गई कि हाँ भाई कन्वर्जिंग की पावर प्लस होएगी, लेकिन ये बात जब हमने मिरर के लिए डिफाइन की तो हमारा कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग है। तो उस केस में हमने यहाँ पे पावर जब मिरर के लिए डिफाइन की तो उसके लिए हमें एक माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ा। ये डेफिनेशन है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या फिर जब हम उसकी बात करते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस, वहाँ पे ये फॉर्मूले का माइनस साइन बहुत हैंडी आता है। जिनको ये माइनस साइन क्यों आया ये नहीं पता होता है, वो फॉर्मूले में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, हम नहीं करेंगे, हमें बात पता है कि माइनस क्यों है। ये डेफिनेशन की वजह से, हमारी डेफिनेशन क्या है कि आपकी जो पावर है वो कन्वर्जिंग की पॉजिटिव होएगी, उस वजह से आपका, क्योंकि कौन मतलब समझिए आप लोग, इस वजह से ये आपका नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा। राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ही सिंपल सा सवाल, क्लास में शुरू में ऐसी बातें करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मिरर है जिसका पावर है 5 डायोप्टर, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, तो किसी ने चश्मा लगाया हुआ है जिसकी है +5 डायोप्टर, +5 नंबर का चश्मा लगा हुआ है, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो आपकी P इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1/f, और ये जो P है ये हो गया आपका 5, दिस विल बी इक्वल टू 1/f, ये आपकी वैल्यू हो गई, तो यानी कि f हो जाएगा आपका 1/5। नाउ ये जो आया आपका f जो आया, और जो f है आपका, ये वैल्यू आई आपकी इतने मीटर। नाउ ये आपका 1/5 मीटर का मतलब हो गया। इसी को अगर हम मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ, बिकॉज यूजुअली फोकल लेंथ हम सेंटीमीटर में करते हैं, यूजुअली, ज़बरदस्ती नहीं है बट यूजुअली दिस इज द वो फिनोमिना। तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उस वजह से आपकी फोकल लेंथ जो है वो फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 5, सो दिस विल बी इक्वल टू आपका 20 सेंटीमीटर। ये आपकी जिसकी पावर 5 है उसकी ये आपकी फोकल लेंथ होगी उस लेंस की। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। सो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कटिंग ऑफ लेंस की। नाउ लेंस जो लिया आपने, उस लेंस को मान लो आपका ये लेंस था, ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट आपसे मेंस में सवाल पूछे हुए, मैं इसको यहाँ फटाफट कवर कर रहा हूँ कि ये आपका जो लेंस है, उस लेंस को आप दो तरह से कट कर सकते हैं। एक तो आपने इसको ऐसे कट कर दिया, और दूसरा इसको आपने ऐसे कट किया यहाँ से, और ये कट करके आपके एक लेंस ऐसा बनेगा और एक लेंस आपका ऐसा बनेगा, दो अलग अलग लेंस बन गए। तो इस केस में जो आपने यहाँ से कट किया तो आपका एक लेंस तो ये बना है, दूसरा लेंस ये बना है आपका। ठीक है, लेंस कम एंड गेट ज़्यादा लग रहा है बट दैट्स ओके। ठीक है, तो ये जो आपके लेंस बने, तो जो इसकी फोकल लेंथ f थी, ये उसकी फोकल लेंथ f दोनों की सेम होएगी। इस वाले में दोनों की फोकल लेंथ सेम आएगी। इस वाले में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो देन वी फाइंड आउट कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो 2f हो जाती है, इसकी फोकल लेंथ आपकी 2f हो जाती है। इसकी पावर अगर p थी तो इसकी इंडिविजुअली पावर हाफ हो जाएगी, p/2, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर आपकी हाफ हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपका कटिंग ऑफ लेंस है। एडवांस में हम ये भी बात करते हैं कि आपने लेंस को कट किया और सारी छोटा पोर्शन काट के आपने बाहर फेंक दिया। अब बताओ कितनी इमेजेस बनेंगी, कहाँ कहाँ पे बनेंगी, और आपका अगर जो ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे, तो इमेज जो बनेगी, 2 इमेज बन रही है मान लो, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा वो हम एडवांस में सवाल करेंगे इसके। ठीक है, मेंस में आपसे इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम ये कहते हैं कि आपके सिस्टम ऑफ लेंस है प्लेस क्लोज टू ईच अदर। तो अगर आपके बहुत सारे लेंस है, थिन लेंसेज, तो उनको हमने अगल बगल एक के बाद रख दिया, एक लेंस दूसरा लेंस तीसरा, यू कैन कीप एन नंबर ऑफ लेंस। तो प्लेस क्लोज टू ईच अदर, द नेट पावर, नेट फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन आर गिवन एज फॉलोज। तो उनकी जो नेट पावर आएगी वो उन सब की पावर ऐड हो जाएगी। तो अगर आपने 2 लेंस 3 लेंस 4 लेंस एक साथ रख दिए एक के बाद एक, उनकी आपकी पावर सबकी ऐड हो जाएगी। फोकल लेंथ आप इस तरह लिखेंगे, ये आपका एफ इक्वलेंट है, सो दिस विल बी इक्वल टू, हालांकि हमें पता है पावर इज 1 बाय फोकल लेंथ, तो ये आपकी फोकल लेंथ ऐसे हो जाएगी, और मैग्निफिकेशन उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसी चीज़ को हम अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ करते हैं कि आपकी मल्टीपल उससे, तो एक ने अगर आपकी इमेज को मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, दूसरे वाले से जब रह गई वो फिर आपका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, एनहांस कर रहा है, तो एक्चुअली आपको फाइनली 25 टाइम्स बड़ी इमेज दिख सकती है। ठीक है, सो ये आपकी मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आई चीज़ें। अच्छा, एक और रिजल्ट है, यूजुअली मेंस पे इसके ऊपर सवाल पूछते नहीं है, वो एडवांस में बात करते हैं, बट सिंस बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इसको लिख लेते हैं फॉर्मूला। हम ये कहते हैं कि 2 लेंस से अगर मान लो आपने उनको डी अपार्ट रख दिया है, ठीक है, थोड़ी दूरी पे रखा हुआ है, उस केस में जो आपका एफ इक्वलेंट होएगा उसको आप लिखेंगे 1/f1 + 1/f2 माइनस डी डिवाइडेड बाय f1 मल्टीप्लाइड बाय f2, ये आपका वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, HC वर्मा में इसके ऊपर 1-2 सवाल हैं,
इसलिए आई थॉट वी शुड कवर दिस एज वेल, बट मेंस में इसके ऊपर यूजुअली बात करते नहीं है, बट ठीक है, नाउ वी नो। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सिल्वरिंग ऑफ लेंस की। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या है कि आपने एक लेंस लिया और उसको यहाँ पे सिल्वर कर दिया। सो नाउ इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो जो रे आपकी यहाँ से पहले ऐसे जा रही थी और जब ये लेंस था तो बाहर आ रही थी, वो टकरा के वापस पीछे आएगी। इफ दैट इज द केस कि रे आगे जाके वापस आ रही है, तो ये इफेक्टिवली जैसे ही आप सिल्वर करेंगे, ये इफेक्टिवली अब आपका मिरर बन जाएगा। तो इस केस में जब भी आप सिल्वर करेंगे, तो ये मान लो आपका ये सिनेरियो है कि आपने एक लेंस लिया, दूसरा लेंस लिया, तीसरा लेंस लिया, उसको यहाँ पे सिल्वर किया, तो अब यहाँ पे रे पहले इससे गई, फिर इससे गई, फिर इससे गई, फिर वापस इन तीनों से टकरा के आएगी और इवेंचुअली लेंस का वो जो कॉम्बिनेशन है सिल्वर करने के बाद मिरर ही बनेगा। इसको ध्यान रखना। इसका जो P इक्वलेंट आता है, अगर मैं इसकी बात करूं, एक लेंस है आपका, तो P इक्वलेंट जो है उसको आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस पावर ऑफ लेंस। ट्वाइस पावर ऑफ लेंस का मतलब ये है कि अगर आपका कन्वर्जिंग लेंस है या चाहे आपका डाइवर्जिंग लेंस है, तो जब वो लेंस के अंदर रे गई है तो उस केस में वो रे आपकी पावर जो भी मान लो कन्वर्जिंग था हाफ कर देता था, तो वो दो बार उसको हाफ किया होगा, तो दो बार आपकी पावर इफेक्टिवली यूज होएगी। उसके बाद पावर ऑफ मिरर, ठीक है, वो आपका फिर कन्वर्जिंग है 3 से, तो वो फिर आपका यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इसी को जब हम कन्वर्ट करते हैं एफ इक्वलेंट में, तो दिस हाउ वी डू इट, ठीक है। तो आपका 1/f इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1/f मिरर। एफ मिरर हमने यहाँ माइनस में रखा है और आपका जो लेंस है ये आपका ये यहाँ पे आया, ठीक है, बिकॉज इफेक्टिवली मुझे पता है, इसको ऐसे डिराइव किया हमने। 1/f मिरर बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स, यहाँ पे आप लिखेंगे 2/f लेंस और उसको आप लिखेंगे -1/f मिरर, और जब ये माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इसके ऊपर आपके सवाल बनते हैं। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड। नाउ डिस्प्लेसमेंट मेथड 12th के जब प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ पे आपसे करवाया जाता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं, यहाँ पे इसको हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं और इसके ऊपर जेईई मेंस आपसे सवाल पूछता है तो मेथड आपको आना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। दैट्स वाई इसको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। हम कहते हैं दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है उसकी अगर आपको फोकल लेंथ पता करनी है, इसलिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस d, और d पे आपने एक ऑब्जेक्ट को वहाँ पे ऑब्जेक्ट और उसके बीच में डिस्टेंस आपका d है। d इज ग्रेटर देन 4f। ना 4f से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपका जो c है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो आपका 2f पे इधर और 2f पे इधर, उससे ज़्यादा डिस्टेंस है आपका ये, ठीक है। Let a lens of focal length f be placed between the object and the screen. For two different position of lens, two images I1 and I2 वो I1 I2 आपकी दो इमेजेस यहाँ पे बनेंगी, ठीक है। लेंथ आपकी जो फोकल लेंथ होगी उसके लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसका डेरिवेशन है वो अभी मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपकी फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला बन जाता है वो आएगा d - x² डिवाइडेड बाय 4d। ये आपका फॉर्मूला है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे मेंस ने सवाल पूछे हुए हैं। अभी एक सवाल करेंगे जो इसी फॉर्मूले पे आपको 2019 में या 20 में आपसे सवाल पूछा गया था ये, ठीक है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे। और इसको आप x डिवाइड बाय m1 - m1 भी लिख सकते हैं। m क्या है, m1 क्या है आपका बेटा पहले वाले का मैग्नीफिकेशन, m2 क्या है आपका दूसरे वाले का मैग्नीफिकेशन, ठीक है। ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऑलराइट, ठीक है। चलो यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है √I1 I2 का भी ले सकते हैं, जस्ट इन केस को इसके ऊपर बात कर ले तो इसको ध्यान रखना, फॉर्मूले नोट करके रखना साथ के साथ। नाउ अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2020 में आपसे मेंस के एग्जाम में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन सेज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर p एंड सेम रेडिया ऑफ कर्वेचर r of both the surfaces. The radius of curvature of the surface of a plano-convex lens made of the same material with power 1.5 p, वो क्या होएगा आपके ऑप्शन है r/2, r या फिर 3r/2 या फिर r/3। ना इसको फिर पॉज करो, खुद एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद प्ले द वीडियो अगेन। नाउ जो आपका सवाल है, सवाल दिया हुआ है डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर p, तो आपका और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो यह आपका लेंस है, इसका दोनों साइड से आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो r दिया हुआ है और इसकी पावर p है, ठीक है। लेट अस से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ द सेम मटेरियल विद पावर 1.p, उसका वो क्या होगा। तो इस बार हम बना रहे हैं एक ये वाला प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसका आपको बताना है ये r डैश की वैल्यू क्या होगी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रखें
और इसकी पावर जो है वो आपकी 3/2p हो जाएगी, 1.5 मतलब 3/2p हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करें तो पहले वाले केस के लिए लिख सकते हैं पावर दैट विल बी इक्वल टू 1/f मल्टीप्लाइड बाय n-1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n मान लेते हैं, तो n-1 मल्टीप्लाइड बाय, इस बार आपका रेडियस जो है उसको आप लिखेंगे 1/r माइनस 1/r, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो p जो है उसकी वैल्यू आ गई n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2/r, ये आपकी p की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी आपकी 3/2p, ये आपका इसकी पावर है विल बी इक्वल टू, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला n-1 मल्टीप्लाइड बाय, इस बार प्लेनो कॉन्वेक्स है लेंस आपका, तो इसकी जो ये वाली अगर वैल्यू देखोगे तो ये वाली इसका जो रेडियस आएगा आपका वो इन्फानाइट होगा बिकॉज प्लेन सरफेस है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/इन्फानाइट माइनस 1/r। सो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 3/2p विल बी इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r, ठीक है। और ये सॉरी r डैश आएगा इस बार क्योंकि r डैश है आपकी वैल्यू। नाउ यहाँ पे p की वैल्यू अगर आप यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो ये जो वैल्यू 3/2p था उसकी जगह p की जगह हम ये इंसर्ट कर रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय n-1 2/r, ये आपने p यहाँ इंसर्ट किया, विल बी इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r डैश, राइट। तो यहाँ से आपका बेटा n-1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो विच मीन्स r को इधर ले आए, r डैश को इधर ले जाएं, तो r डैश विल बी इक्वल टू r/3, विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 r/3 दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं होती इन सवालों में, बट आपको पता होना चाहिए करना क्या है, तो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर. A lens can produce real image of the object on the screen for 2 different position between the screen and the object. अभी डिस्प्लेसमेंट मेथड का सवाल हो गया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन these two position is 40 सेंटीमीटर. इफ द पावर ऑफ लेंस इज क्लोज टू n, आपको यहाँ दिया हुआ n कहाँ गया, इज क्लोज टू n डायोप्टर वेयर n इज अ इंटीजर, हमें बताना है आपकी n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर टाइप सवाल है। तो अगेन यहाँ पे जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं उसका हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। नाउ यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसको लिख लेते हैं। सो एफ विल बी इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे d² माइनस d² डिवाइडेड बाय 4d। नाउ d अपने को यहाँ पे सेंटीमीटर में दिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 100 स्क्वायर, मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को एक साथ 10⁴ बाद में लिख लेंगे, माइनस 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4d। नाउ 4d को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर, या तो 1 ही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर ना d आपका, तो यानी कि 1 मीटर हो जाएगा, राइट। सो इसकी जब वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, हमें बताना है p की वैल्यू, p की वैल्यू के लिए हमें 1/f करना होगा बाद में, तो पहले f की वैल्यू निकालते हैं। सो ये आएगा, अच्छा यहाँ से आप 10 की पावर जो है उसका स्क्वायर अगर बाहर कॉमन ले लें तो ये बचेगा आपका 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ से मैंने 100 निकाला और इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइडेड बाय 4। नाउ इसकी जो वैल्यू बनेगी ये आपका बनेगा, इसको नीचे ले आते हैं, 4 को 7 मल्टीप्लाई करके 400 हो जाएगा, 100 माइनस 16 करेंगे तो आ गया 84 डिवाइडेड बाय 400। सो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये 21/100 हो गया। ना आपकी जो पावर p आएगी दैट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 21। हमें इसका नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो अगर ये 100/21 करेंगे तो 4.8 समथिंग जाएगा, और अगर 100/20 करते हैं तो लगभग 5 आता ही है। तो इसका अप्रॉक्सीमेट इंटीजर जो हमें बताना है n, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। सो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आपकी 5 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, ठीक है। ये आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप सबसे सिंपल आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम ये भी कहते हैं कि ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, आप सबने देखा होगा, आपका सिंपल माइक्रोस्कोप इस आपका मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर रीडिंग ग्लास भी होता है। तो ये जो आपका इमेज प्रोड्यूस करता है वो आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज होएगी, और इसके मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इसको भी डिराइव करने का टाइम तो नहीं होगा अपने पास इस सिनेरियो में। हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है आप रखते हैं यहाँ पे फोकस और आपके
इस पे बना लेता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप रखते हैं फोकस और आपके पोल के बीच में, और यहाँ पे आपकी वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनती है। और ये इमेज आपकी वर्चुअल है, वर्चुअल एज इन जिस तरफ से आप देख रहे हैं, अगर अखबार पढ़ रहे हैं ऐसे करके, आपको पीछे ही की साइड में इमेज चाहिए, इन्वर्टेड नहीं चाहिए, आपको इरेक्ट इमेज ही चाहिए। तो अखबार पढ़ते हुए आप इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हैं कि उस वजह से आप चाहते हैं कि आप कुछ पढ़ पाएँ। अगर वो उल्टा हो गया तो आप वैसे ही नहीं पढ़ पाएंगे। पहले इसलिए नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि छोटा है, अब इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि अब उल्टा हो गया है। तो हमें जो चीज़ सिनेरियो चाहिए वो चाहिए यहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। ये सिनेरियो अपना यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं कि आपकी अगर इमेज जो है डी और इन्फानाइट, ये होता है कि डी है, हम उसको कहते हैं 25 सेंटीमीटर, वो डिस्टेंस है विच इज़ आपकी जहाँ पे हम कहते हैं स्ट्रेनियस आई के लिए, बट वहाँ पे क्लियरली दैट वी कैन सी। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव अ स्केल राइट नाउ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैं कोई चीज़ अच्छे से अपनी उंगली को यहाँ पे देख पा रहा हूँ, पर जैसे जैसे इसको मैं अपने पास लेके आऊँगा, आंखों के पास में, क्लियरली मुझे पता है कि मेरी आंखों के आगे उंगली है। मैं अभी कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ, पता है कि आंखों के आगे उंगली है, बट क्लियरली मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लोगों के आगे आंखों पे यहाँ बाल आ जाते हैं और चश्मा ऐसे हो रहा होता है, वो सारी कहानी हो रही, तो स्टिल दे कैन सी, दूर वाली चीज़ें देख रहे होते हैं, ये डिस्टर्ब नहीं करता। तो वो आपको नियरेस्ट वो जो चीज़ चाहिए दैट यू कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश, जो आपको वो चाहिए, वो डिस्टेंस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, और उसको हम यहाँ पे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो आपका कैपिटल डी, ये ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ डी पे आपकी इमेज भी बनती है। तो सिनेरियो पे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट देख रहे हैं तो ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट वहाँ होना चाहिए, और अगर वहाँ पे इमेज बन रही है तो वहाँ पे डी पे आपकी वी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो अगर आपकी इमेज बन रही है डी पे 25 सेंटीमीटर पे, तो ये आपकी मैग्नीफिकेशन होता है आपका सिंपल मिरर का, सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप का। इनफाइनाइट पे अगर इमेज बन रही है तो डी बाई एफ आपकी उसका मैग्नीफिकेशन लेते हैं। अगेन ये डिराइव नहीं कर पाएंगे, पर इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना, डायरेक्ट इन फॉर्मूलों के ऊपर सवाल बनते हैं आपके। ऑलराइट, नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। अगर ये यहाँ पे एक सिनेरियो है, लेंस इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम आई, उस केस में आपका डी माइनस ए बाई एफ में आप ये +1 कर देते हैं, और इसमें डी माइनस ए बाई एफ कर देते हैं। यहाँ पे आपने ए माइनस कर दिया है इसमें, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है अपना इसमें 2 लेंस लगाते हैं यहाँ पे, एक को आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एक को आप आई पीस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और आपका आई लेंस, जो आपका फोकल लेंथ है आई लेंस वाले का, वो ज़्यादा होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव वाले फोकल लेंथ से। डायमीटर जो है आई लेंस का ज़्यादा होएगा आपके दूसरे वाले उसके डायमीटर से। इंटरमीडिएट इमेज जो बनती है आपकी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इंटरमीडिएट इमेज जो बनेगी आपकी वो रियल है और एनलार्ज होएगी। फाइनल इमेज जो बनेगी वो मैग्नीफाइड होएगी, और वो इमेज जो है ये यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, मैग्नीफाइड है, वर्चुअल है और इन्वर्टेड है। ध्यान रखना, आपने कभी भी, आप बात करें माइक्रोस्कोप की, तो आपने बायोलॉजी लैब में अगर कभी भी जाके स्कूल में अगर वो लैब में अमीबा या अनियन की वो देखी है, वो सारे अमीबा आपने उल्टे देखे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं चला बिकॉज वो वाला रीज़न, बट वो सारी इमेजेस जो बनती हैं, ध्यान रखना, वो इन्वर्टेड इमेज बनती है आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। टेलीस्कोप से भी इमेज बन रही थी, उसका करेक्शन हमने, मैं अभी नेक्स्ट उसमें समझाऊंगा कि टेलीस्कोप पे भी अगर हम एलियंस को देख रहे हैं, तो पहला जो टेलीस्कोप था हमारा टेरेस्ट्रियल, अभी बात करेंगे उसकी, इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, फिर हमने उसमें करेक्शन किया, वो सीधे एलियन दिखेंगे हमारे को, ठीक है, विल टॉक अबाउट इट नाउ। तो इसके बाद बेटा यहाँ पे आपके 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट इनको यूज़ करते हैं हम। आपका मैग्नीफिकेशन है, और 2 सिनेरियो में आपका अगर इमेज बन रही है स्ट्रेन आइज के लिए डी पे 25 सेंटीमीटर पे, तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, इनफाइनाइट पे बन रही है तो ये यूज़ करेंगे। डायग्राम बना के डिराइव करना मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, बट ये फॉर्मूले आप ध्यान रखना, फुल सिलेबस में उसकी बात होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है, कई बार स्टूडेंट्स पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये वाले सवाल नहीं होते, विच इज़ कॉल्ड ट्यूब लेंथ। तो ट्यूब लेंथ के सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, ट्यूब लेंथ बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। ट्यूब लेंथ है, जैसे आप बाइनोकुलर्स आपने वो देखा होगा पैरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाले, उसमें वो ऐसे करके दूरबीन से कुछ देख रहा है वो बंदा, तो वो अगर आपने, या बाइनोकुलर में आप अपनी लेंथ बाइनोकुलर्स की एडजस्ट करते हैं, तो 2 लेंस के बीच में जो गैप है उसको आप ट्यूब लेंथ कहते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल वो है कि जितने भी आप जहाँ से देख रहे हैं, और जो दूसरी आपने 2 लेंस जो लगे हुए, अंदर 3-4 लेंस हैं और लेंस भी लगे हुए हैं, तो भी उन सबको मिला के जो आपकी ट्यूब की लेंथ होगी विच इज़ एडजस्टेबल, उसको आप ट्यूब लेंथ कहते हैं। ट्यूब लेंथ इस केस में जो है यहाँ पे देखेंगे तो आपकी इन 2 के बीच का ये और ये दोनों मिला के आपकी ट्यूब लेंथ कहलाएगी, ठीक है।
सो अगर आपकी डी पे इमेज बन रही है तो वी नॉट प्लस यू ही हो जाएगा, इन्फाइनाइट पे बन रही है वी नॉट प्लस एफ ई आपकी ट्यूब लेंथ हो जाएगी। यहाँ पे एफ ई क्यों आया, ये फोकस पे वो बनती है इमेज, ये रे डायग्राम से आपको क्लियर होएगा। मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, ये फॉर्मूले आपको कंटस्ट होने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले बनते हैं, सवाल बनते हैं इसके ऊपर, है ना। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की रिफ्रैक्टिंग टाइप। नाउ इसी की मैं अभी बात कर रहा था। यहाँ पे आप ये अज्यूम करते हैं कि आपके रेज जो है इनफाइनाइट से आ रही है, चांद पे या किसी और उस पर आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और वो रेज जो आई उस रेज की पहले इमेज बनी, उस इमेज को आपने फिर सेकंड लेंस से वो पास किया, उसकी आपकी यहाँ पे दूसरी इमेज बनी। नोटिस करना ये इमेज आपकी इन्वर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिनेरियो ये है कि जो आपका ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसमें एफ ऑब्जेक्टिव आपका लेंस से ज़्यादा होगा, पिछले वाले में आई पीस जो था उसका एफ ज़्यादा था। इस वाले केस में हम कहेंगे डायमीटर भी उसका ज़्यादा होएगा। इंटरमीडिएट इमेज जो बनेगी आपकी, ये पहली इमेज जो बन रही है वो आपकी रियल होएगी, इन्वर्टेड होएगी, स्मॉल होएगी। अरे बेटा तो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल इमेज जो बनेगी आपकी वर्चुअल होएगी, इन्वर्टेड होएगी। और मैग्नीफिकेशन जो होएगा, मैग्नीफिकेशन देखेंगे आप, ये आपका ये मैग्नीफिकेशन आएगा डी पे, और ये मैग्नीफिकेशन आएगा अगर आपकी इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है। रिलैक्स साइज का भी टर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आपकी मैग्नीफिकेशन होएगी। ट्यूब लेंथ अगेन फिर हम ये यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लेंथ है वो ट्यूब लेंथ होएगी। नाउ इस वाले टेलीस्कोप में पंगा ये था कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है। अगर हमने किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखा, मतलब यहाँ से आप मान लीजिए किसी बिल्डिंग के ऊपर वो देख रहे हैं और वो आपको इन्वर्टेड दिख रहा है, सो नाउ दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड रिजल्ट दैट यू वांट। एलियन भी अगर मान लो आपको दिखा और उल्टा दिखा तो दिस नॉट समथिंग दैट वी वांट। हमने क्या किया यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट वर्जन बनाया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का, उसमें बीच में हमने एक और लेंस लगाया। नाउ इस इरेक्टिंग लेंस बोलते हैं इसको। इस लेंस का पर्पस ये है कि यहाँ जो आपकी पहली इमेज बनी उसके यहाँ पे सी वो करते हैं, इसके यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप इसको ऐसे रखते हैं कि यहाँ से इमेज आपकी सी पे, अगर आपका ऑब्जेक्ट होएगा सी पे ही आपकी इमेज बनती है। तो इस वाले आपके इरेक्टिंग लेंस का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है कि आपने जो इन्वर्टेड इमेज बनी थी उसको आपने इन्वर्टेड जो थी उसको वापस सीधा कर दिया, तो ये आपकी इमेज बन जाएगी। और उसके बाद फाइनल उससे जब आप देखेंगे तो आपको फिर वापस इस बार इमेज जो है वो इन्वर्टेड ना होके इरेक्ट इमेज दिखेगी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कन्वर्जिंग लेंस, ऑब्जेक्टिव, आई लेंस और इरेक्टिंग लेंस। इट्स फाइनल इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। मैग्नीफिकेशन आपका ये आएगा और आपका ये सेम ही है, मैग्नीफिकेशन में कोई चेंज नहीं आया, दोनों केस में मैग्नीफिकेशन आपका सेम ही रहेगा। जो फ़र्क आया वो यहाँ पे फ़र्क आया आपका ट्यूब लेंथ में, इसमें आपका 4f ऐड हो गया। 4f क्या है, इस वाले का जो फोकल लेंथ है उसका 2c इधर और उसका 2c इधर, वो यहाँ पे ऐड हो गया। 4f से आपकी लेंथ बढ़ गई, दैट्स ऑल। आपका तो वो आपका थोड़ा सा लंबा कॉम्बिनेशन हो गया, दैट्स इट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं आपके गैलीलियन टेलीस्कोप की। गैलीलियन टेलीस्कोप जो है अगेन गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया, वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने सिनेरियो देखे हमने सब जगह ये वाले लेंस यूज़ किए थे, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे गैलीलियो ने व्हेन ही क्रिएटेड हिज टेलीस्कोप ही यूज्ड ए कॉनकेव और ए कॉन्वेक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन वहाँ पे यूज़ किया। ऑब्जेक्टिव जो है आपका कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग अगर एयर में है तो कन्वर्जिंग है, और वाइल आपका आई लेंस जो है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस है। मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है आपका, ये मैग्नीफिकेशन आएगा बेटा, इस फॉर्मूले को फिर कह रहा हूँ ध्यान रखना। और ट्यूब लेंथ जो होगी वो ये आपकी ट्यूब लेंथ होगी, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले लिख लो, साथ के साथ वो करना, बहुत काम आते हैं, बहुत 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 काम आते हैं, इसको ध्यान रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट चालू करते हैं बेटा। यहाँ पे एक टॉपिक है आपका जिसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपके मेंस के एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछे हुए हैं, तो इसको ध्यान रखना। फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। हम ये कहते हैं यहाँ पे कि माइक्रोस्कोप है, minimum distance between two lines, minimum distance between two lines which they are at which they are just distinct। हमारी आई की लिमिटेशन है कि हम हर चीज़ नहीं देख सकते हैं। दो चीज़ अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो उन दो के बीच फ़र्क नहीं कर पाते हैं। वो जिन चीज़ों के बीच में हम फ़र्क कर पाते हैं उनको क्लियरली जो हमारे लिए होती है वो चाहिए, उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। वो हमारी आई की रिजॉल्विंग लिमिट है, उसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो उसको हम कहते हैं वो हमारी ह्यूमन आइज की रिजॉल्विंग पावर है, ठीक है। सिमिलरली ये बात करते हैं तो इसका ये फॉर्मूला आया था बेटा, ये रिजॉल्विंग है फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं अपने सिलेबस में, हम कहते हैं बस ये रिजॉल्विंग लिमिट है। और ये फॉर्मूला आपसे अगर अक्सर पूछते हैं और इसके ऊपर भी कई बार सवाल पूछे हुए हैं कि आपकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 2 म्यू साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पे। अगेन टेलीस्कोप के लिए भी हम ये बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन डी थीटा
बिटवीन टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम दूर की कोई चीज़ें देख रहे हैं और मान लो पेड़ को देख रहे हैं और दो पत्तियां या जो उनके बीच दो एंगल बन रहा है वो क्लियरली होना चाहिए जिससे हम दोनों को अलग अलग करके देख पाएं, ठीक है। d theta between two distant object whose images are separated whose are separate in the telescope is called resolving limit, और ये आपकी वैल्यू होती है अगेन इसकी वैल्यू आती है 1.22 लैम्डा बाय a, और यहाँ पे आपका रिजॉल्विंग पावर उसी का इन्वर्स हो जाएगा। ये वैल्यू होती है, इसको ध्यान रखना, इसके ऊपर सवाल बनते हैं डायरेक्टली, और पिछले साल ही आपसे इसके ऊपर एक सवाल पूछा है जो आपके 10-12 पेपर होने वाले हैं उनमें एक में तो ये सवाल पक्का आ रहा है, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे ए इज अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और जो यहाँ पे हम थीटा यूज़ कर रहे थे, थीटा बेटा ये हाफ एंगल है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगर टोटल एंगल की बात हो वो है, बट यहाँ पे थीटा हम आपके इसका हाफ एंगल यूज़ करते हैं, ये आपका अपर्चर है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ठीक है, देखते हैं हम कैसा परफॉर्म करते हैं इनमें। ऑलराइट, हमारा पहला सवाल है 2020 में आपसे मेंस में पूछा गया। क्वेश्चन से इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर विद अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर. The distance between an object and the objective lens at which the strain on the eye is minimum is n by 40. हमें बताना है n की इंटीजर वैल्यू क्या होगी। नाउ पॉज करें, इसको पहले खुद सॉल्व करके देखें। नाउ यहाँ पे आपके जो सिनेरियो अपने को दिया हुआ है, फाइनल इमेज जो बन रही है अपनी, क्योंकि हमें दिया हुआ है मिनिमम स्ट्रेन ऑन आइज, तो इमेज यहाँ पे फाइनल अपनी बनेगी इनफाइनाइट पे, और फोकल लेंथ जो है वो अपने को दी हुई है यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ जिसकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर दी हुई है, और आई पीस जो उसकी फोकल लेंथ अपने को 5 सेंटीमीटर दी हुई है, सेपरेशन उनका 10 सेंटीमीटर है। नाउ यहाँ पे अगर हम अपना फॉर्मूला यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और इसकी वैल्यू रख दें, सो ये आ जाएगा आपका 1/5 which means 1/x will be equal to 1 minus 1/5, और ये आपकी वैल्यू हो गई 4/5। ना ये वैल्यू आई 1/x की, इसका मतलब है x जो होएगा that will be equal to 5/4। ना यहाँ पे x हमें इस सवाल में दिया हुआ है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बराबर दिया हुआ है n/40 के, सो वी कैन राइट n/40 will be equal to 5/4, 40 को उधर ले जाएंगे, सो n will be equal to 5/4 multiplied by 40, यानी कि जो n की वैल्यू है that will be equal to 50. So this will be this is 50. 50. So this will be our final answer. So यहाँ पे आपकी इंटीजर वैल्यू 50 आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये सोल्यूशन समझ में आया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का सवाल है, मेंस में पूछा हुआ आपसे। क्वेश्चन से द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप विद ट्यूब इज विद ट्यूब 60 सेंटीमीटर इज 5, ठीक है। तो आपकी जो मैग्नीफाइंग पावर है टेलीस्कोप की जिसकी ट्यूब लेंथ अपने को 60 दी हुई है, वो 5 है। सवाल है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। नाउ ट्यूब लेंथ जो है उसको हम इस केस में लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू FO प्लस FE, और उसकी वैल्यू अपने को 60 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पे अपने को ये भी दिया हुआ है कि जो आपका मैग्नीफाइंग है 5 है। मैग्नीफाइंग 5 होने का मतलब ये है कि आपका जो FO/FE है, FO/FE उसकी वैल्यू 5 है। इसका मतलब है आपका दिस इम्प्लाइज आपका FO विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स FE। इसको अब अगर यहाँ हम इंसर्ट कर देंगे, सो दिस इज समथिंग वी कैन राइट हियर, FO यह आपका आ जाएगा 5FO प्लस FE, नहीं FO 5FE प्लस FE इज इक्वल टू 60। इसका मतलब है इसको ऐड करेंगे 6 बनेगा, डिवाइड बाय तो FE जो है ये हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। तो FE जो है आपका वो 10 सेंटीमीटर आ गया, तो ये अपना आंसर हो गया। Option number 4 would be the right answer. The aperture diameter of a telescope is 5 meter. The separation between the moon and earth is इतना दिया हुआ है 4 into 10 to the power 5 kilometer. With light of wavelength 5500 angstrom, ये light आपके पास आ रही है visible region में। The minimum separation between objects on the surface of moon so that दे आर जस्ट रिजॉल्व इज क्लोज टू। तो हम क्लियरली दो चीज़ों को देख पाए मून पे, यहाँ पे टेलीस्कोप यूज़ करके हम देख रहे हैं, उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए सो दैट हम अर्थ पे बैठे बैठे उनको क्लियरली देख पाए कि हाँ ये है, हाँ ये है, ठीक है। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अभी हम रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहे थे, तो वी विल यूज़ दिस d थीटा विल बी इक्वल टू 1.22
लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। नाउ डी थीटा को आप यहाँ पे मान लीजिए दो चीज़ों के बीच में सेपरेशन x है, तो डी थीटा को आप लिखेंगे x डिवाइडेड बाय डी। डी आपका डिस्टेंस होगा अर्थ और मून के बीच में, तो ये आपका डी थीटा हो गया एंगल, विल बी इक्वल टू 1.22 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। डी को उधर ले जाते हैं तो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.22 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू अपने को यहाँ दी हुई 55 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय डी आएगा। डी अपने को दिया है 4 इंटू 10⁵ किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 4 इंटू 10⁸ मीटर डिवाइडेड बाय डी। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को 5। बस इसको सॉल्व करना है हमने, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से एक काम करते हैं, देखो 5 से ही तो कैंसिल होके 1 1 आ जाएगा, 1 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, नहीं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 4.88 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो ये बना, आप 10 की पावर देख लेते हैं। 10 की पावर है यहाँ 10⁻⁻10 और 8, तो ये बनेगा आपका 10⁻⁻2। ये आपका फाइनल वैल्यू आएगी। ना इसको एक बार नहीं, इसमें हमने क्या है, ये भी तो मिस कर दिया हमने 0 0, उसकी वजह से 10 की पावर कैंसिल हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ये 0 0 मिस किया है तो उसकी वजह से 10 की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो अपना जो फाइनल आंसर बचेगा ये बचेगा 4.88 इंटू 11। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 4.88 मल्टीप्लाइड बाय 11 तो ये वैल्यू बचेगी आपकी 86, तो ये आपका 53.68 ये आपका वैल्यू आया। और इसका जो क्लोजेस्ट आंसर है 53.68, तो आपकी इसकी वैल्यू आ रही है मीटर, तो आपका आंसर जो कैलकुलेट करके आ रहा है 53.68 आ रहा है मीटर। इसके क्लोजेस्ट जो वैल्यू है वो आपका 60 होएगा। सो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट पिक 60, हालांकि आपको एनटीए ने यही आंसर दिया था 60, सो दिस वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आया, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। सो व्हाट आई हैव डन इज इंस्टेड ऑफ मतलब सारी वो चीज़ें यहाँ पे टाइम वो करने के, मैंने सारे फॉर्मूले लिस्ट कर दिया। आई होप ये सारे फॉर्मूले आपने लिस्ट किए होंगे और इन सवालों की अब आपको प्रैक्टिस करनी है। आपने सारे सवाल देखे, 2 से 3 मैक्सिमम 4-5 लाइन के आपके सवाल जाते हैं, आराम से 1-1.5 मिनट में आपका रे ऑप्टिक्स का सवाल हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपको पता है कौन से वाले एरिया का सवाल है ये, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इस सेशन में हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। नाउ एक सवाल आपका मेंस में पक्का आएगा, तो इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान देना। मैं आपको यहाँ पे चीज़ें समझाऊंगा, फॉर्मूले जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसके ऊपर बात करेंगे और बहुत सारे हम यहाँ सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या चीज़, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव, कि अगर आपकी दो वेव एक जगह जाके सुपरपोज कर रही है उसका क्या मतलब है और उसका रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी हाइगेन्स वेव थ्योरी की, कि हाइगेन्स साहब ने जो अपनी वेव थ्योरी दी वो क्या है, उसके वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं और व्हाट वाज द थ्योरी अबाउट। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि अगर आपकी लाइट वेव, यहाँ पे हम वेव्स में बात करेंगे क्योंकि वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो लाइट का सुपरपोजिशन या लाइट का इंटरफेरेंस करेंगे। और उसके आपके दो सिनेरियो बनते हैं, एक आपका कंस्ट्रक्टिव और एक आपका डिस्ट्रक्टिव, दोनों में क्या फ़र्क है और वो कैसे कैसे उनका रिजल्ट वेरी करता है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स आते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। और उसके बाद हम बात करेंगे आपके YDSE की। एक काफ़ी लाइकली है, अगर इसमें से एक सवाल आया है तो YDSE का काफ़ी लाइकली है, या तो सवाल आपका YDSE का आता है जो कि एक्चुअली बाकी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है, या फिर पोलराइजेशन के ऊपर हमसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे डिफ्रैक्शन की, उसके बाद आपकी बात करेंगे यहाँ पे पोलराइजेशन की। तो ये आपके चैप्टर के सारे टॉपिक्स हैं। ना यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं छोटी छोटी डेफिनेशन की। तो सबसे पहली डेफिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं फेज। तो अगर आपकी कोई वेव है, उस वेव के हम यहाँ पे जो फेज की बात करते हैं, तो जब हम वेव की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी फेज की बात करते हैं। फेज हम यहाँ पे कहते हैं कि वेव को अगर आप मान लीजिए साइनसोइडल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y = a sin ωt + φ0 मान लीजिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप ये बात समझते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कोसाइन जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है, जिसमें यहाँ पे हम कहेंगे ωt इस एग्जाम्पल में, इसको हम फेज कहते हैं। ये आपकी वेव का फेज है, ये डिटरमाइन करता है कि वेव आपकी कैसे प्रोपोगेट कर रही है और इस वक्त वो कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन आती है जिसको आप कहते हैं फेज डिफरेंस। दो वेव अगर आपकी हैं, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, उनके आर्ग्यूमेंट के बीच का डिफरेंस कहलाता है। तो आपकी मान लीजिए एक वेव है A1 sin ωt, दूसरी है A2 sin ωt + φ0। इस केस में दोनों के आर्ग्यूमेंट का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस है डिफरेंस इन पाथ लेंथ ऑफ द टू वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस।
अभी मैं आपको समझाता हूँ सबका मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन सीख लेते हैं। और इन दोनों के बीच में जो रिश्तेदारी है उसको हम कहते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई 2π/λ से मल्टीप्लाई होके ये आपकी वेवलेंथ और इस पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिश्तेदारी है। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2π/λ डेल्टा एक्स। ये आपकी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिश्तेदारी है, ठीक है। बहुत काम आती है, इसको ध्यान रखना, इसके ऊपर भी सवाल बनते हैं आपके। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं टाइम डिफरेंस की। टाइम डिफरेंस की परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड टाइम डिफरेंस। और ये आपका डेल्टा फाई जो है उससे ऐसे रिलेटेड है कि टाइम डिफरेंस विल बी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा फाई जो आपका फेज डिफरेंस है। ना इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है, ऑलराइट। सो इसको ऐसे देखो कि मान लीजिए ये आपका एक सोर्स है। अच्छा, ये जो हम बातें कर रहे हैं इसको आप ध्यान रखना, ये आपका सोर्स है और यहाँ सोर्स आपका एक काम करते हैं, इसको सोर्स ना ऐसे बनाते हैं, ऑलराइट। नाउ ये जो आपका सोर्स है, ये सोर्स आपका, अगर तो आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ये आपका लाइट का सोर्स होएगा। अगर ये बात आप साउंड में पढ़ रहे हैं, साउंड का सोर्स होएगा। यही सुपरपोजिशन अगर आप एसएचएम में देख रहे हैं तो एसएचएम का सोर्स होएगा। तो यही सेम चीज़ 4-5 अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह पे आती है, तो सबको कंबाइंड एक सोर्स क्या लेते हैं। तो मान लीजिए सोर्स है, अब क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं तो दिस विल बी लाइट सोर्स, ऑलराइट। ये आपका एक सोर्स, ये आपका दूसरा सोर्स, इसको आपने S2 कहा। और मान लीजिए यहाँ पे आपकी वेव ऐसे ट्रेवल करके गई, ये आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ये P पॉइंट पे जाके इसका इंटरफेरेंस हुआ है। एक्चुअली तो हमने इसको ऐसे बनाया है, बट ये वेव आपकी ऐसे ऐसे जा रही है। ये आपकी एक वेव है, ये आपकी दूसरी वेव है। और इस पॉइंट पे जाके जब आपका ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, लाइट देखेगा, साउंड सुनेगा, सुपरपोजिशन होगा ही होगा। आप जहाँ पे सुपरपोजिशन हो रहा है वहाँ पे आपके पास ये चॉइस नहीं होती कि मैं इसकी आवाज़ तो सुनूंगा, उसकी मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, या मैं वो लाइट देखूंगा उसकी लाइट देख नहीं रहा हूँ। इसको बेस्ट एग्जांपल ऐसे कह सकते हैं, जैसे सी में वेव्स आती हैं, तो सी में जब आपकी वेव्स यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, जहाँ पे वो सुपरपोज करती हैं वहाँ पे टाइड्स बनती हैं। या तो ऊपर जाएगा एकदम से समुद्री जहाज, उसके बाद फिर एकदम से नीचे आएगा। आपके पास ये चॉइस नहीं है कहने की कि भाई उस वाली वेव को तो हम रेस्पेक्ट देंगे, इसकी हम परवाह नहीं करेंगे। आपके ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। उस जगह पे इंटरफेरेंस हो रहा है, वहाँ पे लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है, साउंड का इंटरफेरेंस हो रहा है। मल्टीपल सोर्सेज से अगर आपके कानों में आवाज़ आ रही है, वो दोनों इंटरफेयर करके आपको सरदर्द भी दे सकती हैं। और अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ तो आपको लगेगा है आवाज़ ही नहीं आ रही, पड़ोसी शोर मचा रहे हैं बट जिस जगह पे आप है वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही। इट कैन हैपन, ठीक है। इंटरफेरेंस उसकी कंडीशन है, विल टॉक अबाउट इट। तो ये आपका इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा है। तो इस केस में जो आपका पाथ का डिफरेंस है, इसको ऐसे देखना आप, जो इसने पाथ ट्रेवल किया, मान लीजिए वो x1 है, इसने पाथ जो ट्रेवल किया S2 है, तो आपका यहाँ पे जो S2p माइनस S1p है, जो पाथ एक्चुअली ट्रेवल किया है आपकी वेव ने, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स। और उसकी जो वैल्यू आती है वो ये वाला आपका डेल्टा एक्स कहलाएगा, बिकॉज उसके बाद का तो पाथ आपका दोनों का कॉमन है। ये इसने मान लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला है, इसको हम कहते हैं दिस विल बी एक्स्ट्रा पाथ, या फिर आपका दोनों का बीच का पाथ डिफरेंस या आपका डेल्टा एक्स कहलाएगा। नाउ इस केस में यहाँ पे जो आपकी वेव सुपरपोज करेंगी तो डेल्टा एक्स जो है, इसकी वैल्यू आपकी जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, इनके बीच में ये रिश्तेदारी आई थी। मैं इसको भी डिराइव नहीं कर रहा हूँ, नहीं अभी नहीं करते इसको, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि डेल्टा फाई जो आता है उसकी वैल्यू 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स होती है। सिंपल है बट टाइम लग जाएगा यहाँ पे ना। आई वांट टू डू मोर क्वेश्चंस रेदर देन डिराइविंग दिस अगेन। ये आपका पाथ डिफरेंस और ये आपका कहलाता है बेटा पाथ डिफरेंस, और ये वाला कहलाता है आपका फेज डिफरेंस, ऑलराइट। तो ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस है, और ये आपके इनके बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, सवाल बनते हैं इसके ऊपर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ऑलराइट। आपसे 2020 में ही इसके ऊपर सवाल पूछा हुआ है, वही सवाल अब आपको यहाँ सॉल्व करना है। क्वेश्चन सेज टू लाइट वेव्स हैविंग द सेम वेवलेंथ आई, सेम वेवलेंथ इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली। दोनों आपके इनिशियली ये फेज, इन फेज इनिशियली का मतलब है कि सेम फेज में है। देन फर्स्ट वेव ट्रेवल्स अ पाथ L1 through a medium of refractive index N1, while the second wave travels path of length L2 through a medium of refractive index N2. After this, the phase difference between the two waves will be, और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि उनका एक्चुअल जब ये आपका पूरा होएगा तो उसके बाद आपका दोनों का
फेज डिफरेंस आपको यहाँ बताया ना, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा। नाउ इस केस में अगर आप पाथ डिफरेंस देखेंगे तो दोनों के बीच का, अगर आपको ऑप्टिकल पाथ लेंथ पता है तो इसका जो पाथ डिफरेंस आएगा, पहले वाले ने N1 मीडियम में L1 ट्रेवल किया है, तो उसकी जो पाथ की वैल्यू आ जाएगी डिफरेंस, वो N1 L1 माइनस N2 L2, ये आपका दोनों का पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और इसी को जो आप फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा फाई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, और इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे आप N1 L1 माइनस N2 L2, ऑलराइट। और बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि अपना ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है क्या करना है, तो फटाफट आपके इस चैप्टर में नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर।